हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आज आपको जो हमने नामकरण पद्धति और उससे संबंधित नियम बताए थे उसका एक बार क्विक रिवीजन बताएंगे। इसके बाद हम आपको जो अगला टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकी संवर्ग, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, नामकरण। तो किसी भी पादप या जंतु का जो नामकरण है वो हम क्यों करते हैं? किसी भी पादप या जंतु का नामकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पादप या जंतु है उसको स्थानीय भाषा में या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यदि हम किसी भी पादप का या जंतु का सही वर्गीकरण करना चाहते हैं तो सही वर्गीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले तो उस पादप का एक ऐसा नाम देना होगा कि उसको पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। उसे कहते हैं स्पेसिफिक या विशिष्ट नाम हमको देना पड़ेगा। तो पादप को या जंतु को जो विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिसको इस संसार में सभी के द्वारा जाना जाता है, उसे कहते हैं नामकरण या नामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था गास्पर्ड बोहेम। इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में सर्वप्रथम हमें बताया। लेकिन उसके बाद जो लीनियस, कैरोलस लीनियस नामक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने इस द्विनाम पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया। तो हम कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का संस्थापक कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने वर्गीकरण से संबंधित कुछ नियम बताए थे। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने जंतुओं के नामकरण के बारे में या द्विनाम पद्धति के बारे में बताया, और उन्होंने इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वो किया था 1/8/1758 को। तो मीन्स जंतुओं का जो वैज्ञानिक नामकरण है उसका प्रकाशन या वो नामकरण लीनियस के द्वारा कब दिया गया? वो दिया गया 1 अगस्त 1758। इसी तरह से कैरोलस लीनियस ने पादपों के नामकरण के लिए एक किताब, दूसरी किताब, वो थी स्पीसीज प्लांटेरम। तो पादपों का जो नामकरण है वो किसमें दिया था? स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में दिया था। और स्पीसीज प्लांटेरम का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1/5/1753। तो 1/5/1753 में तो पादपों का वैज्ञानिक नामकरण दिया था और जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण दिया था 1/8/1758। तो जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण किस पुस्तक में दिया था? वो दिया था सिस्टेमा नेचुरी में। जबकि पादपों का वैज्ञानिक नामकरण किस पुस्तक में दिया था? स्पीसीज प्लांटेरम। इसके बाद ये कहा गया, एक नियम बनाया गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई नाम 1753 और उसके बाद दिया गया है तो ही नाम मान्य किया जाएगा। तो 1753 या उसके बाद दिया गया नाम मान्य होगा। मीन्स 1753 से पहले यदि कोई वैज्ञानिक नाम दिया है तो वो अमान्य होगा। अब इसके आगे बात करते हैं। तो नामकरण के लिए दो अलग अलग संस्थाएं बनाई गई जिन्होंने पादपों और जंतुओं के नामकरण दिए। तो नामकरण
कि अगर अपन बात करें तो नामकरण के लिए दो संस्था कौन सी बनी, एक बनी ICBM और एक बनी ICZN। ICBM ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मीन्स पादप नामकरण से संबंधित जो नियम है, संबंधित नियम ये किसमें दिए गए, ICBM में, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मीन्स जंतुओं के नामकरण से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए थे वो किसमें दिए गए थे, ICZN। तो पादपों के नामकरण से संबंधित नियम किसमें दिए गए हैं, ICBM में दिए गए हैं, और जंतुओं के नामकरण से संबंधित नियम किसमें दिए गए हैं, ICZN में दिए गए हैं। इसके बारे में जो ICBM के बारे में जो बताया था वो बताया था स्प्रैग, ग्रीन और हिचकॉक, इन तीन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद 1975 में ICBM का रिवीजन किया गया और 1978 में फिर ICBM को दोबारा से लागू किया। 1978 में इसको लागू करने के बाद इसके ICBM के द्वारा नामकरण से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। वो नियम मैं आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहला नियम जो है द्विनाम का नियम ICBM के द्वारा दिया गया। तो ICBM के द्वारा नामकरण से संबंधित नियम दो। सबसे पहले जब हम बात करते हैं नियम नंबर 1 की, तो नियम नंबर 1 हमसे कहता है कि पादप व जंतुओं का नामकरण दो नामों से दिया जाता है। पहला जो नाम होता है वो होता है जेनेरिक नेम, और दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक नेम। यानी पहला किसका नाम दिया जाता है, वंश का नाम, और दूसरा नाम किसका दिया जाता है, जाति का नाम। तो पहला वंश का, दूसरा जाति का। तो इस तरह से प्रत्येक पादप या जंतु के कितने, 2 अक्षरों के नाम होंगे। तो पहला किसका, वंश का होगा, दूसरा किसका होगा, जाति का। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में बात करें, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा इंडिका ये किसका नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है। अब इसमें जो पहला अक्षर है वो कौन सा, मेंजीफेरा, और दूसरा कौन सा है, इंडिका। तो मेंजीफेरा किसका नाम है, वंश का, और इंडिका किसका नाम है, इंडिका किसका नाम है, जाति का नाम है। तो पहला वंश का और दूसरा जाति का।
फिर इसी तरह से और भी नाम है, उनके बारे में बात करते हैं। वो है टेमेरिंडस इंडिकस। टेमेरिंडस इंडिकस ये किसका नाम है? इमली का वैज्ञानिक नाम है। टेमेरिंडस इंडिकस किसका नाम है? इमली का वैज्ञानिक नाम है। अगला रोजा इंडिका, ये किसका नाम है? रोज मीन्स गुलाब का। तो पहला नियम सिंपल सा है कि कोई भी वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम किसका होता है? पहला नाम होता है वंश का, दूसरा नाम किसका होता है? जाति का। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इसको समझिए आप कि यदि हम इसको देखेंगे तो इसमें वंश का नाम है मेंजिफेरा, इसमें टेमेरिंडस, इसमें रोजिका, रोजा। लेकिन यहाँ जाति का नाम देखिए इंडिका, इंडिकस और इंडिका। तो यदि हम कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? अब ये सारे के सारे जो है किस जगत से संबंधित है? पादप जगत से। यदि हम इस संसार इस जगत को दो भागों में बांटे तो वो दो भाग कौन से हैं? पादप जगत और जंतु जगत। तो इमली भी पादप है, आम भी पादप है और गुलाब भी पादप है। तो तीनों क्या है? एक ही जगत के हैं। तो नियम क्या है? एक ही जगत में वंश का नाम भिन्न भिन्न होता है। एक ही जगत में हमेशा ध्यान रखिए वंश का नाम हमेशा क्या होगा? अलग होगा, लेकिन जाति का नाम समान हो सकता है। लेकिन अलग अलग जगत में बात करें तो अलग अलग जगत में वंश का नाम भी समान। तो एक जगत में तो किसका नाम समान होगा? जाति का नाम, वंश का नाम कभी समान नहीं होगा। लेकिन अलग अलग जगत की बात करें तो वंश का नाम भी क्या हो सकता है? समान। जैसे एग्जाम्पल बोगेनविलिया। बोगेनविलिया जो है वो एक पादप भी है और एक जंतुओं का वर्ग भी है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो पादप में भी जीनस जो है वंश वो कौन सा है? बोगेनविलिया। जंतु में भी जीनस कौन सा है? बोगेनविलिया। तो कहने का मतलब अलग अलग जगत में वंश का नाम समान हो सकता है, लेकिन एक ही जगत में वंश का नाम कभी भी क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। अगला पॉइंट है तीसरा कि पादपों के लिए टोटोनिम्स, टोटोनिम्स का मतलब होता है पुनर्नाम, मान्य नहीं है। लेकिन जंतुओं के लिए टोटोनिम्स मान्य है। जैसे नाजा, 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 तो ये वंश का नाम और ये किसका नाम? जाति का। तो दोनों एक जैसे ही, इसे कहते हैं टोटोनिम्स। जब वंश और जाति दोनों का नाम समान हो तो उसे कहते हैं टोटोनिम्स या पुनर्नाम। तो पादपों में पुनर्नाम मान्य नहीं, मीन्स पादपों में कभी भी इस तरह से वंश का और जाति का नाम समान नहीं होगा। लेकिन जंतुओं में टोटोनिम्स मान्य है, मीन्स जंतुओं में जाति का और वंश का दोनों का नाम क्या हो सकता है? समान हो सकता है। इसका नाम है इंडियन कोबरा, भारतीय कोबरा जो सांप है उसका। इसी तरह से रेटस, रेटस जो है रेट, चूहे का वैज्ञानिक नाम है रेटस, रेटस। तो दोनों समान है। उसके बाद अगला नियम है चौथा कि
जेनेरिक नाम व स्पेसिफिक नाम की लंबाई 3 से 12 अक्षरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, यहां पर अगर अपन इस पादप का वैज्ञानिक नाम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नाम का वंश का नाम? 9 का। जाति का देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का ही है। मीन्स जो अक्षर है वंश के या जाति के नाम में वो 3 से और 12 के बीच में है। अगर इससे ज्यादा का कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाता है तो वो अमान्य कर दिया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, वो अपवाद है रिक्सिया पठानकोटेंसिस। ये रिक्सिया पठानकोटेंसिस जो है, इसके जाति के नाम की लंबाई 12 अक्षरों से अधिक है, लेकिन फिर भी ये मान्य है। तो मान्य है, ये किस श्रेणी में है? अपवाद की श्रेणी में है, क्योंकि 12 अक्षरों से अधिक का नाम मान्य नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट कि आप जब भी किसी भी वैज्ञानिक नाम को लिख रहे हैं तो पहला नाम किसका लिख रहे हैं? वंश का। दूसरा नाम किसका लिख रहे हैं? जाति का। और दोनों को मिला के क्या बन रहा है? वैज्ञानिक नाम। तो वंश का जब अपन नाम लिखते हैं तो वंश का पहला अक्षर कौन से लेटर में होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन जब अपन स्पीशीज का लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में। तो ये अगला नियम है कि जब वंश का नाम लिखेंगे तो वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर लिखा जाएगा, जबकि स्पीशीज का जब लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर लिखा जाएगा। उसके बाद जब बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि जब हम किसी भी पादप का या जंतु का वैज्ञानिक नामकरण करते हैं तो हाथ से लिखने पर हम उसको अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो वंश और जाति के नाम के नीचे रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। यदि आपने अंडरलाइन नहीं किया तो आपका वैज्ञानिक नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक नाम को लिखा जाता है इतालवी इटैलिक्स में, और इटैलिक्स हम पर आती नहीं है। तो इटैलिक्स हम पे नहीं आती तो हम कैसे लिखेंगे? केवल अंग्रेजी में लिखेंगे। और अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो उसको यदि आपको वैज्ञानिक नाम के रूप में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना, आप तो केवल क्या कर दीजिए? अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मैंने हर एक एग्जाम्पल के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, जैसे मेहंदी तेरा अंडरलाइन कर रखा है इंडिका, तो ये नाम कैसा नाम हो गया? वैज्ञानिक नाम लिख गया। लेकिन आपने यदि लिख दिया और अंडरलाइन नहीं किया तो ये वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा। ये विशेष बात तो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यदि किसी वैज्ञानिक ने नामकरण किया है, वैज्ञानिक के नाम क्या दिया है? वैज्ञानिक नामकरण। वैज्ञानिक के नाम पर अगर नामकरण दिया है तो उसका नाम भी किस अक्षर में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा। कोई भी वैज्ञानिक नाम है, जैसे एक एग्जांपल कीटोमियम सुब्रिमटेला, कीटोमियम
सुब्रमण्येला। तो यहां ये वैज्ञानिक नाम है सुब्रमण्यम वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया। तो इसलिए मैंने ये जो एस लिखा है, ये कैसा लिखा है मैंने, एस कैपिटल। अगला नियम इसी से मिलता जुलता लेकिन समझने में थोड़ा सा फर्क है। यदि कोई वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत करता है, वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत करता है, तो उसका नाम आप इस वैज्ञानिक नाम के पीछे बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि एक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसा, सोलेनम ट्यूबरोसा आलू का नाम है। तो ये जो सोलेनम ट्यूबरोसा है ये किसने दिया था, लीनियस ने। तो मैंने इस नाम के पीछे कैपिटल लेटर में क्या लिख दिया, LIN शॉर्ट में लिख दिया। तो ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो वैज्ञानिक नाम दिया है इसने दिया है, लीनियस ने दिया है। अगर मान लीजिए कोई वैज्ञानिक नामकरण गलत देता है तो क्या कर देना है, उसको कोष्टक में बंद कर देना है, और जिस वैज्ञानिक ने सही नाम दिया है उसका नाम कोष्टक के बाहर लिख देना है। ये है आपके वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित नियम। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें कि वैज्ञानिक नामकरण जो है वो अपन इटैलिक्स में देते हैं, ठीक है, और इसमें जो यूज करते हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते हैं, लैटिन या ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वैज्ञानिक नामकरणों में लैटिन या ग्रीक भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये भाषाएं मृत भाषाएं कहलाती है, डेड लैंग्वेज। और डेड लैंग्वेज होने के कारण इनके जब एक बार नामकरण दे दिया जाता है तो ये नाम कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए इनका नामकरण दिया लैटिन, इटैलिक्स या ग्रीक भाषा में वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है। आगे चलते हैं, आज हम वैज्ञानिक नामकरण का महत्व। अगला है वैज्ञानिक नामकरण का महत्व। दो तीन महत्व मैं आपको बताऊंगा। पहला महत्व है कि वैज्ञानिक नामकरण जो होता है वो होता है यूनिवर्सल और अर्थपूर्ण। वैज्ञानिक नामकरण स्टैंडर्ड व यूनिवर्सल होते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक नामकरण अर्थपूर्ण होते हैं, सबसे पहला स्टैंडर्ड, मैंने पहले बताया था विशिष्ट नाम होते हैं, यूनिवर्सल यानी कि पूरे संसार में आप कहीं पे भी चले जाओ, यदि आपने किसी पादप या जंतु का वैज्ञानिक नामकरण दे दिया तो वो चेंज नहीं होता, पूरे संसार में उसको उसी नाम से जाना जाता है। अब अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया सोलेनम ट्यूबरोसा, ये हमने नाम दे दिया। ये नाम किसका नाम है, ट्यूबरोसम, आलू का नाम, आलू का वैज्ञानिक। तो इसमें अर्थ, कि अर्थ कहाँ है, इसमें अर्थ है, ये अर्थ है ट्यूबर, मीन्स कहां से,
कंद से। कहां से प्राप्त होता है? कंद से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। तो इसलिए इस नामकरण में क्या निकल के आ गया? अर्थ निकल के आ गया कि कहां से प्राप्त होता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए आप, पायरस मेलस। इसका वैज्ञानिक नामकरण सेब, पायरस मेलस। अब देखिए ये जो मेलस है, इस मेलस के बारे में अगर आपको बताइए तो ये मेलस का जो अर्थ है वो है मेले के ऐसे। तो इसका मतलब कि सेब जो होता है उसमें मैलिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। तो निकल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि वैज्ञानिक नाम कैसे होते हैं? अर्थपूर्ण होते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं हम इसके अर्थ को समझ पाते हैं। उसके बाद तीसरा वैज्ञानिक नाम जो है पौधों पादपों की आपसी समानता व असमानताओं से संबंधित होते हैं। तो देखिए जैसे आपने नाम दिया सोलेनम, ट्यूबरोसम, ऐसे दूसरा नाम दिया मैंने सोलेनम मेलेंचोना। तो देखिए ये एक ही वंश को प्रदर्शित कर रहा है। तो समानता हुई, लेकिन दोनों अलग अलग पादपों के नाम हैं। तो विषमता तो क्या हुई? असमानता हुई कि अलग अलग पादप है या अलग अलग जाति के पादप है, लेकिन समानता क्या हो गई कि इन दोनों का वंश एक ही है। तो पादपों की आपसी समानताओं और असमानताओं से संबंधित होते हैं। तो महत्व को एक बार फिर से देख लीजिए। वैज्ञानिक नाम कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। दूसरा वैज्ञानिक नाम अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोलेनम ट्यूबरोसम का। ये जो ट्यूबरोसम है उसमें ट्यूबर यानी कंद से हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये अर्थपूर्ण हो गया। पायरस सेब का नाम है। मेलस मीन्स मैलिक एसिड, इसे में मैलिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये अर्थपूर्ण हो गया। उसके बाद पादपों में आपसी समानता और असमानताएं आपस में संबंधित होती हैं। तो संबंध मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत अलग पादपों के नाम हैं जिनमें अलग अलग जातियां हैं, लेकिन वंश के नाम समान है। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक थ्योरी। आगे बढ़ते हैं अपन वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। मतलब वर्गीकरण जो है केवल एक ही पद में पूरा होने वाला प्रक्रम नहीं है। ये जो है विभिन्न पदों में पूर्ण होने वाला एक प्रक्रम है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। पदानुक्रम सोपान का मतलब एक एक स्टेप इसमें एक एक पद इसमें होते हैं और कई सारे पद मिलकर पूरा की पूरा एक वर्गीकी संवर्ग बनाते हैं। तो बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक जो सोपान है, प्रत्येक सोपान एक पद या एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो आप कोई भी इसमें सोपान ले लीजिए। जैसे उदाहरण के रूप में बताया कि हमने जो वर्गीकरण किया
इसमें हमने शुरू में वर्गीकरण जो किया था, इसमें हमने समस्त पादपों या जंतुओं को 5 भागों में बांट दिया था, 5 कैटेगरीज बनाई गई थी। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं ये 7 कैटेगरीज में हम मुख्य रूप से वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक, जैसे हमने कहा किंगडम, जगत, तो जगत हमने कहा तो जगत क्या है, एक पद या एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। या हमने कहा फाइलम, तो फाइलम क्या करता है, एक पद या एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो है एक एक पद मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, पूरे के पूरे वर्गीय संवर्ग का निर्माण कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि यह है क्या नहीं है, यह है एकल सोपान क्रम नहीं है, ये क्या है, इसमें पदानुक्रम सोपान होता है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, संवर्ग क्या है, ये जो है समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गीय संवर्ग कहते हैं। समस्त वर्ग की व्यवस्था, पूरी वर्गीय की व्यवस्था है ये, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गीय संवर्ग। अगला मैंने आपको इसमें एक परिभाषा दी, टैक्सॉन वर्ग। तो अभी अपन जो बात कर रहे थे कि प्रत्येक सोपान क्या कर रहा है, एक पद या वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग या जो पद है उसमें हम किसको सम्मिलित करते हैं, या तो पादप को या जंतुओं के समूह को। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो टैक्सॉन है वो एक वास्तविक जीव को प्रदर्शित करता है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो भी अपन पादप या जंतु को सम्मिलित करते हैं वो किसको बताता है, एक टैक्सॉन को या एक वर्ग को बताता है। और टैक्सॉन की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें केवल वास्तविक जीवों को ही रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, सीड प्लांट। सीड प्लांट मतलब बीज युक्त पादप। तो ये जो बीज युक्त पादप है ये किस वर्ग या किस टैक्सॉन को बता रहे, डिवीजन को, ठीक है। डाइकोट्स, द्विबीजपत्री, ये किसको बता रहे हैं, क्लासेस, यानी क्लास को बता रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें रोजेस, तो किसको बता रहे हैं, जीनस। तो यहाँ पर बीजयुक्त पादप किस टैक्सॉन को बता रहा है, डिवीजन को बता रहा है। यहाँ डाइकोट्स किसको बता रहा है, ये आपके क्लास टैक्सॉन को बता रहा है। अगला जो परिभाषा है, ये जो ये जो प्रत्येक पद में, पद के रूप में या वर्ग के रूप में जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इसका एसेंडिंग ऑर्डर, ये जो आपका है अवरोही क्रम, ये जो अवरोही क्रम है किसका, वर्गीय संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अवरोही क्रम या अवरोही व्यवस्था क्या कहलाती है, हायरार्की, पदानुक्रम कहलाता है। यानी कि जो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा पद है, उसको सबसे ऊपर रखें, फिर उसके बाद धीरे 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 छोटे छोटे पदों को उसमें रखा, नीचे व्यवस्थित करते जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है, वर्गीय पदानुक्रम जो होता है, उसको सबसे पहले लीनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए अपन इसे लीनियर पदानुक्रम भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लीनियर पदानुक्रम भी कहते हैं, क्योंकि लीनियस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इन्होंने ही जो संपूर्ण जगत को जो है 5 भागों में बांटा, यानी वर्गीकरण के 5 पदानुक्रम इन्होंने बताया थे। 5 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था। पहला क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। लेकिन बाद में इस वैरायटी को हटा दिया गया और फिर उसके बाद कैटेगरीज को जो है कितने भागों में बांट दिया गया, 7 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जगत, जगत में हमने बांटा पादप जगत और जंतु जगत, यानी कि पूरे संसार को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक पादप जगत में और एक जंतु जगत में। फिर इसके बाद हमने इनका संघ बनाया, तो
तो जगत के नीचे कौन है? संघ, इसको बोलते हैं संघ। अब संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से नीट एग्जाम में कि संघ के लिए फाइलम जो शब्द है वो भी संघ के लिए है और डिवीजन वो भी किसके लिए? संघ के लिए। तो फाइलम शब्द का उपयोग किया जाता है जंतुओं के लिए, जबकि डिवीजन शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पादपों के लिए। यानी कि यदि आप पादपों के लिए हायरार्की बना रहे हैं तो आप डिवीजन लिखेंगे और जंतु के लिए हायरार्की बना रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? फाइलम लिखोगे। उसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिलीज कुल, उसके बाद वंश और उसके बाद स्पीशीज। तो आपने क्या देखा? सबसे नीचे कौन आ रही है? स्पीशीज आ रही है। तो स्पीशीज क्या है? सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये आधारभूत इकाई क्यों है? यहां पर लिखा हुआ है जाति सबसे छोटी व आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई क्यों है? क्योंकि जाति प्रकृति में वास्तविक अस्तित्व रखती है। जाति प्रकृति में वास्तविक अस्तित्व रखती है। इसीलिए क्या है? ये सबसे छोटी और आधारभूत है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये आपका किंगडम, सबसे बड़ी इकाई ये आपकी किंगडम या जगत। जगत सबसे बड़ी और या सबसे ऊपर जो पदानुक्रम में रखी जाने वाली इकाई है वो कौन सी होती है? किंगडम में जगत होती है। सबसे नीचे जो रखी जाती है वो कौन सी होती है? स्पीशीज, नीचे जाति होती है। धन्यवाद। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जाति के बारे में विस्तृत वर्णन बताऊंगा। यदि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हों तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।